हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। लास्ट लेक्चर मैंने आपको यह बताया था कि मेरे पास अगर हम ब्रॉडली इनको कैटेगराइज करते हैं तो मेरे पास डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है और मेरे पास फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरी FERR है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं इन तीन को डिस्कस करूंगा आपके लिए। इनको हम मतलब अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो इन तीन के लिए चलेगा। तो मुझे आज प्रॉपर्टीज की डिस्कस करनी है, डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है बच्चों। तो पहले हम बात करेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट बच्चा जी, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कहते हैं अगर आप डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी फील्ड में प्लेस करोगे, दे गेट मैग्नेटाइज्ड। उनमें मैग्नेटाइजेशन तो आएगा, विच इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, कल पढ़ा हमने, मींस लास्ट लेक्चर में। बट वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होगा दैट विल बी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। तो क्या है? दे गेट feebly means बड़ा, or you can say weak, feebly magnetized in a direction opposite to field, in which they are placed, तो जिस फील्ड में आप इनको रखोगे उसके अपोजिट ये क्या हो जाएंगे बच्चा जी? अलाइन हो जाएंगे। पहली बात। नंबर 2, अगर आप इन मटेरियल्स को, जैसे मैंने कहा था, हम पढ़ते आए हैं कि अगर आप कोई बार मैग्नेट है तो सस्पेंड करते हो, इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऐसे अलाइन करता है। बट दे, अगर इनको सस्पेंड करते हो, इफ दे आर सस्पेंडेड, तो दे अलाइन इटसेल्फ इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू फील्ड। अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये मटेरियल आपका इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड अलाइन करेंगे। नंबर 2, व्हेन सस्पेंडेड इन फील्ड, अलाइन नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये इसकी भाई सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, राइट, वो क्या कहता है? मैंने एक डायामैग्नेटिक लिक्विड लिया इन यू ट्यूब। तो जब मैंने डायामैग्नेटिक लिक्विड को यू ट्यूब में लिया तो नेचुरल है जब आप फील्ड नहीं लगाओगे तो दोनों लिम्स के अंदर लेवल ऑफ लिक्विड सेम होगा भाई। तो लेवल ऑफ लिक्विड क्या दोनों लिम्स में सेम है भाई, लेवल ऑफ लिक्विड, राइट। तो आपका लिक्विड यहां तक पड़ा हुआ है, दोनों के अंदर सेम लेवल के ऊपर, ये लेवल पे पड़ा हुआ है। अब आपने एक लिम्ब के अक्रॉस फील्ड लगा दिया। अब आपने ये फील्ड लगा दिया अक्रॉस वन लिम्ब, राइट बच्चा जी। ये अगेन आपकी यू ट्यूब है, वो सेम ट्यूब है, छोटी बड़ी बन गई है लेकिन सेम है ये। अब मैंने यहां पर फील्ड लगा दिया नॉर्थ और साउथ पोल से, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो क्या नोट किया? जहां फील्ड लगाया है उस लिम्ब के अंदर डिप्रेशन आ गया। पहले मान लो ये सिचुएशन थी तो यहां पर डिप्रेशन आ गया, और अगर यहां डिप्रेशन आ गया है तो यहां पर लिक्विड राइज कर गया सेकंड लिम्ब के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी ये है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपने यही लिक्विड किसी वॉच ग्लास में लिया, वॉच ग्लास, और ये दो पोल्स हैं, पोल्स बहुत नजदीक हैं, और वॉच ग्लास में आपने लिक्विड रखा हुआ है, तो मुझे मालूम है जहां पोल्स होते हैं वहां फील्ड स्ट्रांग होता है। तो क्या देखा मैंने कि फील्ड जो है सेंटर में डिप्रेशन आ गया और साइडों में एक्यूमुलेट हो गया फील्ड आपका जो लिक्विड था ऐसे, क्योंकि जो फील्ड स्ट्रॉन्गर है वहां से भागना है इसको अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू फील्ड मैग्नेटाइज हो रहे हैं अपोजिट। अगर कहता है यही वॉच ग्लास आप दो पोल्स के बीच में रखोगे और वो पोल बहुत दूर होंगे, उस समय कहता है आपको जो एलिवेशन है वो सेंटर में नजर आएगा और साइडों में लिक्विड कम हो जाएगा।
बिल्कुल इसके अपोजिट, क्योंकि इस केस में सेंटर में फील्ड ज्यादा है, इस केस में पोल्स पे फील्ड ज्यादा है। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कि अगर आप इसको किसी फील्ड में प्लेस करते हो तो क्या होगा, जो लाइंस हैं दे डू नॉट पास थ्रू द मटेरियल, तो लाइनें मटेरियल में से पास नहीं करती। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये रखा मैंने, तो लाइनें सारी बाहर से जा रही हैं भाई, क्योंकि अपने आप को अलाइन करता 90 एंगल पे, तो लाइनें कहां जा रही हैं, बाहर से जा रही हैं फील्ड के अंदर। राइट, सिक्स्थ पॉइंट कहता है इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर, कल आपने क्या निकाली थी म्यू आर भाई, म्यू बाय म्यू नॉट, यही निकाली थी बच्चा जी, अगर थोड़ा याद हो। इट मींस बी बाय बी नॉट। बी क्या था, मैग्नेटिक इंडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। वो कह रहे लाइनें बाहर से पास कर रही हैं, तो म्यू आर क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। बी नोट क्या था, कल आपके दो चीज से इन फ्री स्पेस, जो आप अगर मीडियम हटा लोगे, कितनी लाइनें हैं यहां से, कल 3 बातें की थी मैंने। पहले एक फील्ड था जिसको एच नाम दिया था, उसमें स्पेसिमेन रखा, स्पेसिमेन गेट मैग्नेटाइज, उसने फील्ड को मॉडिफाई कर दिया था, तो ये मॉडिफाइड फील्ड है, इसको बी बोलते हैं। तो बी क्या है, आपका सब्सटेंस में से कम आ रहा है, और इन द अब्सेंस ऑफ दिस सब्सटेंस यहां से फील्ड कितना है, ज्यादा है, तो लेस देन 1 हो गए। कल आपने एक काम और किया था, क्या किया था, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम, मीन्स जो ससेप्टेबिलिटी है, जब ये लेस देन 1 है म्यू आर, तो ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चा जी, नेगेटिव हो जाएगी, इज स्मॉल एंड नेगेटिव। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जो ससेप्टेबिलिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। जाइएम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बिस्मिथ एट लो टेम्परेचर, उसमें थोड़ी वेरिएशन आती है, बाकी कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है भाई। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? अगर आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस फील्ड का प्लॉट करोगे तो वो नीचे आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव है ससेप्टेबिलिटी। कोई आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई डाउट हो? मैंने क्या कहा, सबसे पहले गेट फीवली मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड इन विच दे आर प्लेस्ड। अगर आप इनको फील्ड में सस्पेंड करोगे तो ये नॉर्मली सस्पेंड होते हैं फील्ड के। अगर आप लिक्विड करोगे तो वहां से लिक्विड डिप्रेशन शो करेगा, जिस एंड पे आपने फील्ड लगा दिया वहां डिप्रेशन शो करेगा। अगर आप वाच क्लास में ले रहे हो तो ये अगेन शो कर रहा है कि लिक्विड मूव्स फ्रॉम वीकर स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट। लाइनें जो है बाहर से पास करती हैं, जब लाइनें बाहर से पास करेंगी तो नेचुरल उसका बी कम हो जाएगा, तो जब बी कम हो जाएगा तो म्यू आर लेस देन 1 आ जाएगा। अब म्यू आर बराबर 1 प्लस जाई एम, जब ये लेस देन 1 है तो जाई एम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर मैंने कहा इनका जो जाई एम है, जो भी वैल्यू आ रही है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। एक एक्सेप्शन सिर्फ बिस्मिथ की एक एक्सेप्शन है, बिस्मिथ इज योर डायमैग्नेटिक मटेरियल। उस केस के अंदर क्या होता है कि जो लो टेम्परेचर पे उसकी ससेप्टेबिलिटी वेरी करती है। अब मान लो मुझे अब इनकी मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको कि ये कहां से आया, वो अलग से तीनों की इकट्ठी कर दूंगा मैं। तो पहले मैं प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं तीनों की। अब लो जी, हम इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं बस पैरा, क्योंकि सब में सेम चलनी है। पैरा के लिए बात करते हैं, इसी को मॉडिफाई कर रहा हूं भाई मैं। पैरा सेकेंड मटेरियल, दे गेट फीवली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, in the direction of field, in the direction of field in which they are placed। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, they are feebly magnetized in the direction of field, in the direction of field in which they are placed। जब आप इनको सस्पेंड करोगे they align along the field, तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। when suspended in field align in the direction of field, align इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सेकेंड भी क्लियर होगी बच्चा जी। थर्ड वन, जब रखोगे तो यहां पर राइज करेगा लेवल ऑफ लिक्विड और यहां पर फॉल करेगा भाई आज, बिकॉज दे मूव्स फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट। यहां पर भी सेंटर में एलिवेशन होगा, साइडों में डिप्रेशन होगा।
सेंटर में एलिवेशन होगा, साइडों में डिप्रेशन होगा, लाइक दिस। यहां पर साइडों में एलिवेशन होगा, सेंटर में डिप्रेशन होगा, राइट बच्चा जी। बिकॉज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट। लाइन ऑफ फोर्स प्रेफर्स टू पास थ्रू द मटेरियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो मैंने सब्सटेंस रखा तो लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इसमें से पास करने की कोशिश करेंगी भाई, लाइन ऑफ फोर्स इसमें से पास करने की कोशिश करेंगी, मोस्टली मटेरियल में से पास करने की। तो जब मटेरियल में से पास करेंगी तो म्यू आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल एंड पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन यहां पर अब Xim जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। Xim इज टेम्परेचर, तो जो Xim है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। विद राइज इन टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कोई डाउट हो बच्चे? अगर आप यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस ससेप्टेबिलिटी अगर आप प्लॉट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा ऊपर को, क्योंकि ये पॉजिटिव है। कोई डाउट हो बच्चा? उन्हीं की सिर्फ शेप चेंज कर दी मैंने, बस देख लो, एक एक लाइन चेंज की है मैंने। अब थर्ड केस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, थर्ड केस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। यहां पर वर्ड आएगा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। अब यहां सारा काम स्ट्रांगली होगा भाई, ये सेम रहेगा, थर्ड ये भी सेम, फोर्थ सेम, ये यहां पर ये ग्रेटर देन 1 तो आएगा, ससेप्टेबल विल इज लार्ज एंड पॉजिटिव, क्योंकि बी बहुत बड़ा हो रहा है। लेकिन यहां पर भी क्या होगा, आराम से बात करनी है, ससेप्टेबिलिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके सॉरी पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में ससेप्टेबिलिटी की कोई चेंज नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ये जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये पैरा में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो बात है ये तो बिल्कुल ठीक है, ससेप्टेबिलिटी जो है स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके, इसलिए इसको फिर मैं यहां ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको ये मेरा था पिछले वाले के लिए, यहां पर क्या लिखेंगे, ससेप्टेबिलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बस एक वर्ड लगाएंगे और इसको सारे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक लॉ बना दूंगा, क्यूरी लॉ, उसमें डिस्कस करेंगे सारे को। मैंने क्या, ससेप्टेबिलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब वो कैसे डिपेंड कर रही है उसकी बात मैं नहीं कर रहा अभी, तो पहले ही यहां साथ साथ क्यूरी लॉ बना देता हूं, फिर मैं इनकी एक्सप्लेनेशन की बात करूंगा। लो जी, अब यहां क्यूरी लॉ बना देते हैं एक। लो बच्चों, अब ये जो क्यूरी की मैंने बात की, क्यूरी टेम्परेचर की या ससेप्टेबिलिटी ऑफ आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात की, उसकी डिपेंडेंसीज को मैं क्यूरी लॉ में डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा टोटली। पहले मैं यहां पर जो यू कैन से एक्सप्लेनेशन है कि कहां से ये डाया पैरा फेरो है उसकी बात कर रहा हूं। पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ, पहली बात करेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। किसकी बात करेंगे बच्चा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे, राइट। मैंने बताया था कल आपको कि मेरे पास दो थ्योरी हैं, एक तो वेबर-यूइंग थ्योरी है विच इज क्लासिकल वन, और एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी है विच इज योर यू कैन से क्वांटम वन। हालांकि दोनों थ्योरी से हम लोग तीनों प्रोसेसेस बता सकते हैं, सारे मतलब के, डाया को भी, पैरा को भी, फेरो को भी, फेरिक को भी, एंटी फेरो को भी। लेकिन जब मैं उसकी यू कैन से एक अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करता हूं, तो मुझे पैरा और फेरो तो क्लासिकल से जल्दी समझ आते हैं, और जो ये आपका डाया है वो इलेक्ट्रॉनिक से जल्दी समझ आता है। ठीक है बच्चा। अब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है, इसके अकॉर्डिंग जितने भी मटेरियल्स हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, हर एक एटम के अंदर क्या है बच्चा जी, सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यही है बच्चा। और जब सेंटर में न्यूक्लियस हो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वलेंट टू करंट।
ये पता मुझे। और ये फिर करंट लूप बन गई। जब करंट लूप बन गई तो ये एटॉमिक डाइपोल बन गया, इसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो गई है। लेकिन कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के साथ साथ स्पिन भी करते हैं, तो यहां डाइपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन की बात करोगे वो दोनों का सम होगी, ऑर्बिटल प्लस स्पिन की बात करनी है। अब जो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इनके बारे में ये है, अगर मैं सब्सटेंस की बात करूं कि जो इनके पास कोई अपनी परमानेंट एटॉमिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि होती है। तो इन्होंने ये कहा कि हमारे मटेरियल को आप क्या सपोज कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर सपोज कर लो, रिवॉल्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में एक सपोज कर लो रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देखने पे, और एक रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज ऊपर से देखने पे, तो कहता है दोनों की डाइपोल मोमेंट क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो अब ये ऊपर से देखने पे कहां है, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देखने पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन है ये, तो करंट कहां हो गया, क्लॉकवाइज। तो डाइपोल मोमेंट कहां आ गई, यहां पर नीचे आ गई, और यहां डाइपोल मोमेंट ऊपर को होगी। कोई डाउट हो बच्चा? पहली बात बच्चा जी, इसकी डाइपोल मोमेंट नीचे को आ गई, उसकी ऊपर को, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट कहां हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक हो गया बच्चा जी? कोई डाउट हो? मैंने इन दोनों के ऊपर से एक फील्ड लगा दिया, नीचे को एक फील्ड लगा दिया, दोनों के ऊपर से नीचे को एक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, भाई मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। या चलो अभी छोड़ो इसको, तो इसकी स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है वेलोसिटी की, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है वेलोसिटी की नीचे को, और तो कुछ नहीं होगा, राइट? कोई डाउट हो यहां तक? कोई डाउट हो? मैंने अब फील्ड लगाया भाई, मैंने फील्ड लगाया इसके ऊपर भी ऊपर को, और इसके ऊपर सॉरी फील्ड लगाया मैंने नीचे को फील्ड लगा दिया अभी मैंने, दोनों ही सिचुएशन में फील्ड लगाया नीचे को भाई, राइट? अब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। व्हाट इज लॉरेंट्स फोर्स बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? ध्यान से सुनना भाई, ये फील्ड नीचे को है, आपका चार्ज पार्टिकल उधर मूव कर रहा है, तो फोर्स अंदर को आएगी, फोर्स देख लो अंदर को आएगी, लेकिन फोर्स कितनी आएगी, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी आएगी बच्चा जी। चार्ज कितना है, माइनस चार्ज है, ध्यान रखना जरा, माइनस चार्ज है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ रही है उसके अपोजिट फोर्स आएगी, मींस फोर्स कहां आएगी, बाहर को लगेगी फोर्स। ये पॉइंट बड़ा ध्यान देने वाला है। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगी, अंदर को। दो अलग अलग चीजें यहां पर, या तो चार्ज पार्टिकल की बात कर लो या करंट फ्लो की बात करता हूं। करंट की बात करता हूं तो करंट मेरा उल्टा है, ऐसे बात कर लो, बड़ी सिंपल सी बात कर लो। चलो, फील्ड मेरा नीचे को है, करंट मेरा कहां है, बाहर को, ऐसे बात, बिल्कुल सिंपल बात कर लो। चलो, मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में जाता ही नहीं। तो फोर्स बाहर को आ गई। जब फोर्स बाहर को आ गई, पहले आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था विद वेलोसिटी v, तो इसका मतलब वेलोसिटी, ये फोर्स क्या कर रही है, उसकी सेंटीमीटर फोर्स के अपोजिट है ये फोर्स, तो वेलोसिटी को कम कर देगी। यहां पर फिर देखो, फील्ड अंदर को, करंट नीचे को जा रहा, फोर्स बाहर को, लेकिन मैंने क्या किया, आपका उल्टा काम चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो करंट अंदर को हो गया, ये फोर्स अंदर को आ गई। इट मींस ये क्या करेगी, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगी। किंदा इन द प्रेजेंस, फील्ड लगाते ही सार वेलोसिटी यहां ये हो जाएगी, और यहां फील्ड लगाते ही सार वेलोसिटी ये हो जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? दो सिचुएशन है, फील्ड लगाने के बाद एक में वेलोसिटी कम हो रही है, एक में वेलोसिटी बढ़ रही है। कोई डाउट हो उसके अंदर? लो जी, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? अभी आपने कहा है ये I इंटू ए होती है। अब जब सर्कुलर लूप की बात कर रहा हूं मैं, तो व्हाट इज करंट, चार्ज बाय टाइम होता है। व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज टाइम पीरियड, कितना होता है, E अपॉन 2 पाई आर बाई वी होता है, तो V ऊपर चला जाएगा, इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करके आ जाएगा हाफ EVR आ जाएगा। इसका मतलब इन केस ऑफ रेवोल्यूशन आपकी जो डाइपोल मोमेंट है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो यहां वेलोसिटी कम हो रही है, तो डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, यहां पर m माइनस डेल्टा m हो जाएगी।
यहां वेलोसिटी बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी डाइपोल मोमेंट, m प्लस डेल्टा m हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो m है अब ये m प्लस डेल्टा m हो गई है, और ये जो m है ये अब m माइनस डेल्टा m हो गई है। यही मतलब है। व्हाट इज इंक्रीज, m प्लस डेल्टा m, इंक्रीज कितना होगा भाई, m प्लस डेल्टा m माइनस इतना इंक्रीज हो गया है, तो सॉल्व करके ये इंक्रीज आ जाएगा 2 डेल्टा m। इंक्रीज कहां हुआ है, ऊपर को हुआ है, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू फील्ड हुआ है। यही तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। गेट फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सॉरी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड इन विच दे आर प्लेस्ड। तो मैंने इस फील्ड में रखा, डाइपोल मोमेंट ऊपर को आ रही है, कोई डाउट हो आपको। ये मैंने आपको मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी से क्लियर किया है। तो शायद ये वेबर और यूइंग थ्योरी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब तो ठीक है, क्योंकि मेरे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, तो मैंने आपको क्लियर कर रहा हूं। मेरे पास 2 थ्योरी है, एक वेबर यूइंग थ्योरी है और एक मेरे पास मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। मैंने आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी कौन सी थ्योरी ली है बच्चा जी, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कहते हैं कोई भी अगर मटेरियल है, ये मटेरियल है, कहते हैं उसके अंदर एटॉमिक डाइपोल्स हैं, दे आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन। अगर मैं उनकी नेट डाइपोल मोमेंट की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन जैसे ही इनको फील्ड में प्लेस करूंगा, ऑल द डाइपोल्स गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये नॉर्थ पोल है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर साइज का लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसको अलाइन करना है लाइक दिस। ऑल द डाइपोल्स गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इनकी क्या होगी, एटॉमिक डाइपोल्स की अबाउट इट्स मीन पोजीशन क्या हो जाएगी, वाइब्रेशन आ जाएंगी। इट मींस विद राइज, क्योंकि पहले वाले देखो कहीं टेम्परेचर नहीं आया, यहां पर विद राइज इन टेम्परेचर ये यहां आना चाहिए। आइदर मैं फील्ड हटा दूं या टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इनकी जो ससेप्टेबिलिटी थी, मींस जो मैग्नेटाइजेशन पावर थी, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ये वेबर यूइंग थ्योरी में आराम से आपको क्लासिकल थ्योरी से नजर आ रहा है कि पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे, इनकी नेट डाइपोल मोमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन 0 थी, जैसे इनको फील्ड में रखा दे गेट अलाइंड। लेकिन अगर आप टेम्परेचराइज करोगे इनकी एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी, दे टेंड टू रीअलाइन। रीअलाइन मींस अपने मैग्नेटिज्म को लूज करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी पैरा की है। अब फेरो में क्या है, फेरो में एक थोड़ा सा यू कैन से एडवांसमेंट है इसी मटेरियल के अंदर, वहीं से फिर आपका आगे क्यूरी लॉ निकल जाएगा। उसमें वो क्या कहता है, देखो जी, अगर मैं फेरो की बात करता हूं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं उसमें डोमेन्स बने हुए हैं। अब डोमेन को मैं 2 तरीके से दिखाऊंगा आपको। डोमेन्स बने हुए हैं इनके अंदर, छोटे छोटे रीजन हैं और उन रीजन के अंदर आपके एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मैंने ये अलाइनमेंट बना दी है। ये बना दी। अब ये छोटा सा डोमेन अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट है, ये एक 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 कंप्लीट मैग्नेट है। लेकिन ये जो डोमेन है इनकी अगर मैं नेट मोमेंट निकालूंगा वो 0 आ रही है। लेकिन अगर मैं इसी को अगेन फील्ड में प्लेस कर दूं, अगेन सेम चीज, तो क्या होगा, दे गेट अलाइंड, ऑल द डोमेन्स गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। राइट, गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो क्या हो गया बच्चों, इस केस में फील्ड स्ट्रांग आएगा क्योंकि पहले डोमेन के फील्ड थे वो सारे अलाइन हो गए, तो स्ट्रांग फील्ड आएगा इस केस में।
अब जो मैंने कहा था कि ससेप्टिबिलिटी में यहां जाके करूंगा, यहां पर अगर मैं शुरू में टेम्परेचर राइज करूंगा कुछ नहीं होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ये डोमेन खत्म हो जाएंगे और सब्सटेंस आपका पैरों में बन जाएगा और उसके बाद फिर ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव करता था। मैंने क्या कहा, इस केस में जब शुरू में टेम्परेचर राइज करोगे तो इसको कुछ नहीं होगा, एक टेम्परेचर पे जाके ये सारे डोमेन्स टूट जाएंगे, जब ये डोमेन टूट जाएंगे उसके बाद ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस काम करेगा। वो जो टेम्परेचर जहां पे जाके सारे डोमेन खत्म हो जाएंगे उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। अब इसको लॉ बनाऊंगा अभी आगे चल के, मैं अभी लॉ बना दूंगा। यहां पर तो आपकी बुक्स में एक तो ये दिया हुआ है, एक ये भी दिया हुआ है कि भी डोमेन जो है आपको उसने ऐसे बना रखे, डोमेन एग्जैक्टली ऐसे बना रखे कि यहां सारे डाइपोल ऐसे हैं, यहां सारे डाइपोल ऐसे हैं, यहां सारे डाइपोल, यहां तो क्लोज्ड चेन बन गई। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, जीरो हो गई। वो कहता है जब फील्ड लगाता हूं यहां दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी बना देता हूं मैं। कहता है एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके डोमेन्स का क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, कि मींस डिस्प्लेसमेंट, ये डोमेन बड़े साइज का हो रहा है ऐसे, ठीक है जी, और ये अभी छोटे रह गए डोमेन आपके, ऐसे धीरे धीरे अल्टीमेटली डिस्प्लेस कर रहा है, बाद में जाके सारा ऐसा बन जाएगा पूरे का पूरा डोमेन, मींस एज ए कंप्लीट डोमेन काम करेगा। कहते हैं या फिर ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है कि डोमेन्स की अलाइनमेंट हो गई, ये जो मैंने ऊपर दिखाई है, दो पॉसिबिलिटी है कहता है डोमेन्स के, कि हो सकता है डोमेन्स का साइज इंक्रीज हो रहा, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ डोमेन। तो आप इस कुछ बुक्स में ये ऐसे बना हुआ है और कुछ बुक्स में ऐसे, तो मैंने दोनों से कोई फर्क नहीं, दोनों के अंदर दोनों में सेम चीजें हैं बिल्कुल, ये काम करेगा। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे। नेक्स्ट इज क्यूरी लॉ, ठीक है बच्चा जी, क्यूरी लॉ। वो क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है सब्सटेंस के अंदर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो व्हाट विल बी आई प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी और आई प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी, क्योंकि बी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चा जी, एच होता है, अगर मैं परमेबिलिटी के बीच में बात करता हूं तो। यहां से व्हाट इज आई बाई एच प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी, व्हाट इज आई बाई एच मैंने कल पढ़ा था, जाई एम होता है 1 बाई टी, और यहां से मेरे पास आ जाएगा लास्ट में जाके, और जाई एम इज इक्वल टू सी बाई टी, वेयर सी इज क्यूरी कांस्टेंट, वेयर C is Curie constant। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये मेरा, और मैंने कैसे डिफाइन किया है कि आपके पास जब टेम्परेचर राइज करते हो तो इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर डोमेन्स गेट रप्चर्ड, डोमेन आपके टूट जाएंगे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। कहते हैं अगर आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस एच बाई टी में फील्ड ग्राफ प्लॉट करोगे आई, तो ग्राफ आपका इस शेप का आएगा। तो जैसे जैसे आप फील्ड को बढ़ाओगे तो लो टेम्परेचर पे जाके एक से जैसी आ जाएगी जहां पर सारे आपके एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे, उसको बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। तो उस ये जो स्टेज है दैट इज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन स्टेज, जहां पर ये पैरेलल टू एच बाई टी हो जाएगा। तो फील्ड आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर को कम कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके सारे के सारे आपके जो डाइपोल्स हैं दे गेट अलाइंड, दैट इज नोन एज अ सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। कोई डाउट हो बच्चा आपको? और उस समय क्या हो जाएगा, आपका आई वर्सेस एच बाई टी का जो ग्राफ है दैट विल बी पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस मींस दिस एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके पैरेलल हो जाएगा। कोई डाउट हो? अब मुझे इस लॉ के बारे में थोड़े से न्यूमेरिकल से इसको और क्लियर करना है, क्यूरी लॉ को, मुझे क्यूरी लॉ को आपका न्यूमेरिकल से और क्लियर करना है, ठीक है बच्चा? तो देखो
कहता है Xym फॉर मैग्नीशियम at 300 Kelvin is 1.2 into 10 raised to minus 5. ससेप्टेबिलिटी के कोई यूनिट नहीं होते बेटा. The susceptibility of magnesium at 300 Kelvin is 1.2 into 10 raised to minus 5. Find its Xym. Find its Xym या susceptibility. Find its susceptibility at 400 Kelvin and 250. दोनों पे बतानी, हाई टेम्परेचर पे भी उससे लोअर पे भी. व्हाट इज Xym? आप पढ़कर आए हो बाय क्यूरी लॉ, प्रोपोर्शन 1/T. इसका मतलब Xym कहां पता है आपको, कहां निकालनी है? 400 पे. 400 बटा Xym 300 आपको पता है, तो वो क्या आ जाएगी? हाँ जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 400 केल्विन, ऊपर आ जाएगा 300 केल्विन. चेक कर लो भाई, ये इसको दो पार्ट कर लो. Xy1 बाई Xy2 इज इक्वल टू T2 बाई T1. ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एक ही बात है. तो व्हाट इज Xym 400 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 300 कितनी है भाई? 1.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5. तो ये 0.9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 आ जाएगी. ऐसे ही अगर आपने निकालनी है 250 पे, तो Xym 250 डिवाइडेड बाय Xym 300 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 250. वहां ये आ जाएगा, और क्या भाई, बस, और क्या फर्क पड़ेगा. तो व्हाट इज Xym 250 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 1.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5. ठीक है जी. तो ये क्या बन जाएगा? 6/5 आ जाएगा इंटू 1/2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5. 12×72 7.2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5. तो 5 1 जा 5, बैलेंस रह गया 2, 20, 5 4 जा 5 4 जा. तो ये Xym. तो मैंने सबसे पहले तो आपका जो स्टेटमेंट है लॉ की, उस पर एक न्यूमेरिकल कर लिया सबसे पहले. कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो. कोई डाउट हो बेटा? मैंने बिल्कुल पहले जो लॉ है उस पर काम कर लिया सबसे पहले. हाँ जी बच्चा जी, क्या कहता है? द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टांस is increased by 20%. Calculate percentage change in its susceptibility. Calculate percentage change in its susceptibility. ये काम करना है भाई आपने. कोई मटेरियल है, ये मटेरियल है, इसका कुछ ससेप्टेबिलिटी है, कुछ इसका टेम्परेचर है. मैंने टेम्परेचर को बाय 20% इंक्रीज कर दिया, तो इसकी Xy1 मान लो, ये इसकी Xy2 मान लो. ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T1 है. मुझे ये पता है T1 T2 कितने हैं, तो मुझे मालूम है Xy1 बाय Xy2 इज इक्वल टू T2 बाय T1. Xy1 को Xy मान लो, Xy2 आपको निकालना है. व्हाट इज T2? 1.2T 20% से इंक्रीज किया है, और ये T है. तो व्हाट इज Xy2? कितना आ जाएगा भाई? Xy बाय 1.2 आ जाएगा, क्योंकि विद राइज इन टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है. वो मुझसे पूछता है परसेंटेज चेंज. द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इन इंक्रीज्ड बाय 20%. कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन इट्स ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी मुझे पता कम हो रही है, कितनी कम हो रही है वो देखना मुझे.
डेल्टा जाई क्या हो जाएगा भाई, जाई 1 माइनस जाई 2, तो जाई माइनस जाई बाई 1.2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.2 और ये साथ में जाई आ जाएगा। तो सॉल्व करके बन जाएगा डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा जाई नॉट एक्स, ये सॉल्व करके 1/6 ऑफ जाई आ जाएगा। व्हाट इज परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज यहां निकाल देते हैं, परसेंटेज चेंज बराबर है डेल्टा जाई बाय जाई इंटू 100। व्हाट इज डेल्टा जाई, 1/6 इंटू जाई बाय जाई इंटू 100, तो ये 16.6% से आपकी ससेप्टिबिलिटी चेंज होगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो 16.6% से आपकी ससेप्टिबिलिटी चेंज होगी। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। कहता है एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज 10⁻28 atoms per meter cube. Its susceptibility at 350 Kelvin is 2.8 into 10⁻⁻⁴। ठीक है जी, ये है भाई, at 350 Kelvin is 2.8 into 10⁻⁻⁴। Find its susceptibility at 300 Kelvin। यहां आपको इससे वो कंफ्यूज कर रहा है, वो तो ससेप्टिबिलिटी पूछ रहा है आपसे, उसका तो मुझे पता है। व्हाट इज Xi2 बाय Xi1 इज इक्वल टू T1 बाय T2। व्हाट इज Xi2, T1 कितना है भाई 350 बाय 300, Xi1 कितना है 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ये बन जाएगा 7/6 इंटू 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴, सॉरी 7 नहीं -4, 7 × 56 का 6, तो 19.6/6। ठीक है बच्चा जी, 7 8 जा 56, 5 बच जाएगा, 14 + 5 19, तो 6 3 जा 18, 1 बैलेंस आ जाएगा, 6 2 जा 12, 4 बैलेंस आ जाएगा, तो रफली 6 9 कर दो इंटू 10⁻⁻⁴। ये ससेप्टिबिलिटी आ गई उसकी 300 केल्विन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन उसने आपको जेई मेन 2019 में दिया है, देख लो, बस ये वर्ड लगा के थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है आपको, वो इसका कोई रोल ही नहीं है। मैंने पहले दोनों क्वेश्चन विदाउट यू कैन से गिविंग इंफॉर्मेशन के मटेरियल कौन सा है, पैरा है फेरो है, विदाउट गिविंग दैट ससेप्टिबिलिटी की बात की थी। डाया तो हो नहीं सकता, क्योंकि डाया तो ससेप्टिबिलिटी चेंज करती ही नहीं बिल्कुल भी, तो पैरा और फेरो ही होंगे मटेरियल तो आपके। और मैंने क्या कहा था कि फेरो में भी बियॉन्ड क्यूरी कोई फर्क नहीं है, तो इसका मतलब सारे मटेरियल पैरा ही है ये, जहां ससेप्टिबिलिटी की बात करनी है मुझे। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक पैरामैग्नेटिक स्लैब है, ये एक स्लैब है पैरामैग्नेटिक स्लैब, इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है 4.5 जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर्स के जो भी आपने यूनिट लिखने हैं, 4.5 जूल पर टेस्ला है। इसका जो टेम्परेचर है वो 4.2 केल्विन है, और मैंने जो फील्ड लगाया हुआ है वो 0.8 टेस्ला का लगाया हुआ है। कहता है इसी स्लैब की मुझे डाइपोल मोमेंट बताओ, इसी स्लैब की मुझे डाइपोल मोमेंट बताओ अगर मैंने फील्ड 1 टेस्ला का लगा रखा और टेम्परेचर 2.8 केल्विन, राइट। अब ये इन डेप्थ एनालिसिस मांग रहा है मुझसे क्यूरी लॉ का। क्यूरी लॉ मैंने कैसे स्टार्ट किया था, I = B/T,
I प्रोपोर्शनल टू B बाय टी। फील्ड लगा रखा है टेस्ला का। व्हाट इज I, और अगर मैं दो तो चलो अभी व्हाट इज I क्या था? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैन आई राइट दिस एज m बाई वी इंटू बी बाय टी। तो यहां से क्या बन जाएगा? m1 t1 बाय b1 इज इक्वल टू m2 t2 बाय b2। मैंने क्या कहा? ये आपके क्यूरी लॉ को इन डेप्थ एनालिसिस मांग रहा है, जहां से शुरू किया था आपने। कोई डाउट हो यहां तक? m1 कितना है भाई? 4.5। t1 कितना है भाई? 4.2। b1 कितना है भाई? 0.8। m2 मुझे निकालना है। t2 कितना है भाई? 2.8। और b2 कितना है भाई? 1 टेस्ला। चेक कर लो। तो यहां से m2 कितना आ जाएगा? 4.5 इंटू 4.2 अपॉन 0.8 डिवाइडेड बाय। तो सारे डेसिमल खत्म कर लो पहले। 45 इंटू 42 इंटू 8 इंटू 20, 7 6 जा 7 4 जा। ठीक है जी, या 14 3 जा 14 2 जा कर दो सीधा ही। तो 135 बाई 16, 16 8 जा 128। बैलेंस रहेगा कितना? 7 17। 16 4 जा 64। बैलेंस रह गया 6 0। 16 रफली वही आप देखो ना, पहले 16 8 जा 128, बैलेंस रह गया 7। 16 4 जा 64, बैलेंस रह गया 6। अगर उसको 64 ही सपोज कर लूं तो 8.44, अदरवाइज 8.39 जूल पर टेस्ला आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों। m1 t1, m1 कितना है? 4.5। t1 कितना है? 4.2। फील्ड नीचे चला गया। m2 2.8 बाई 1, तो यहां से m2 आ गया 10 बाई 2। तो ये 14 3 जा 14, 3 बाई 2 आ गया। ठीक है बेटा, तो 45 3 जा 135, नीचे 8 2 जा 16। राइट, कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? देख लो। तो 16 8 जा 128, बैलेंस 7 रह गया। तो जब 7 रह गया 70 किया मैंने, 16 4 जा 64, बैलेंस 6 रह गया। अब उसको अगर मैं 64 मान लूं तो 4 आएगा, तो 8.439 आप कर दो उसको। तो बच्चों आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की है, और उनके अंदर एक लिंच पिन थी दैट वाज ऑफ टेम्परेचर, उसको हमने क्यूरी लॉ से डिफाइन किया। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।